बीमार है, ये आरएनए वायरस है। इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका जो जिनोम है वो आरएनए का बना हुआ है। तो इस जिनोम के अंदर ओवर टाइम जो चेंजेस होते हैं उसको म्यूटेशन का नाम दिया जाता है। और ये जो म्यूटेशन की स्टडी करने के लिए एक इंसाकॉग, जो ये हमारा इंडियन SARS-CoV-2 जिनोमिक कंसोर्शियम है, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया 10 रीजनल जिनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स आइडेंटिफाई किए हैं और अलग अलग स्टेट्स को उन लैब्स के साथ टैग किया है। तो हिमाचल प्रदेश को जिस लैब के साथ टैग किया गया है वो है NCDC दिल्ली। और अब तक हम इसके अंदर जो 876 सैंपल्स NCDC दिल्ली को भेज चुके हैं। और इसमें भी दो प्रकार का जो सर्वेलेंस है वो किया जा रहा है। पहला जो सर्वेलेंस है वो सेंटिनल सर्वेलेंस है। इसके अंदर बेसिकली जितनी हमारी RT-PCR लैब्स हैं वहाँ पे यदि कोई जो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रोलॉन्ग स्टे वाले लोग हैं या फिर सस्पेक्टेड री इन्फेक्शन है या फिर वैक्सीनेशन के उपरांत भी यदि किसी को कोविड हो रहा है, उनके सैंपल्स को कलेक्ट करके जो NCDC दिल्ली को भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक स्पेशल सर्वेलेंस भी की जा रही है, ये ज़िलों के माध्यम से की जा रही है। इसमें यदि मान लीजिए कि किसी क्लस्टर के अंदर जो सार्स को जो कोविड की इन्फेक्शन को पाया गया है, कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हों, कोई अपना जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कोई केसेस हुए हों, उनके जो सैंपल्स हैं उनको भी जिनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। तो अब तक जो हमने 876 सैंपल्स भेजे हैं उनमें से अभी 730 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी अवेटेड है NCDC से। और इसमें जो कुल रिजल्ट हमें 146 सैंपल्स के प्राप्त हुए हैं, उसके अंदर 64 जो सैंपल्स हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की म्यूटेशन पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखी जाए वो नहीं पाई गई है। म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट 25 जो ऐसे सैंपल्स हैं उनके अंदर पाया गया है। UK स्ट्रेन की जो बात की जाए वो उसको 40 जो सैंपल्स के अंदर पाया गया है। और 16 सैंपल ऐसे थे जिसके अंदर डबल म्यूटेशन, यानी कि पहले एक बार म्यूटेट हो चुका है वायरस, उसके बाद दोबारा वायरस म्यूटेट हो चुका है, वो पाया गया है। और एक सैंपल जो है वो NCDC ने रिजेक्ट किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से हमें कल एक कम्युनिकेशन ये भी आई है कि इस समय WHO ने 4 प्रकार के जो वेरिएंट्स हैं उनको ग्लोबल कंसर्न का बताया है। ये ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया के वेरिएंट्स हैं। इनको नाम भी दिए गए हैं। ब्रिटेन का जो वेरिएंट है वो अल्फ़ा वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट बीटा वेरिएंट है, ब्राज़ील का वेरिएंट है वो गामा वेरिएंट है और जो इंडिया का वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है। इसके अतिरिक्त ये भी भारत सरकार ने सभी जो ये रीजनल जिनोम सीक्वेंसिंग लैब्स को कम्युनिकेट किया है कि एक वियतनाम वेरिएंट भी अपना पाया गया है वियतनाम के अंदर, जिसमें अल्फ़ा और डेल्टा दोनों के जो म्यूटेशंस हैं वो पाए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो ये वायरस है ये बहुत तेज़ी से लैब के अंदर जो इसकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है जो वो जब पॉपुलेशन के अंदर यदि ये सर्कुलेट होता है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने सभी लैब्स को ये कहा है कि यदि ये वियतनाम वेरिएंट कहीं भी डिटेक्ट होता है तो वो उसकी तुरंत सूचना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जाए, ताकि जो ये इस वायरस के मद्देनज़र जो ये पब्लिक हेल्थ एक्शन लिया जाना है उसको हम टाइमली इनिशिएट कर पाएँ। कहाँ तक है हिमाचल प्रदेश की कितनी तैयारी है और क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसे कोई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो बहुत छोटी उम्र के बच्चों को कोविड हुआ? देखिए, जो थर्ड वेव की जो बात की जा रही है, ये एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि जो एक कोई भी एपिडेमिक होता है वो 3 वेव्स के अंदर स्ट्राइक करता है। तो अभी हम सेकेंड वेव के मध्य में हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के अंदर जो तीसरी वेव है वो स्ट्राइक कर सकती है। और ये भी अप्रीहेंशन की जा रही है कि जो बच्चे हैं वो उस वेव में ज़्यादा इफेक्ट होंगे। इसका एक मूल कारण ये है कि ये भी माना जा रहा है कि उस समय तक जितने हमारी 18+ की जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो जाएगी और उनको जो इम्यूनिटी है वो कोविड के प्रति उनको उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। इस वजह से जो वो बच्चे हैं उनके जो प्रपोर्शन है वो एज़ कम्पेयर टू टुडे वो ज़्यादा रहेगी। तो इसमें प्रदेश में जो इसकी तैयारी है इसके लिए जो जितने हमारे जो पीडियाट्रिक ICUs हैं, जो SNCUs हैं, जो जितने हमारे HDUs हैं या फिर न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स हैं, उनको अभी अपना जो उनकी अपना उनके अंदर इक्विपमेंट्स हैं उनकी फंक्शनल स्टेटस को जानने के लिए और यदि कोई उचित कदम उठाना है तो उसके लिए ऑलरेडी सभी जो ज़िले हैं उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। और उसके अतिरिक्त भी जितने हमारे अगर यदि हम नेक्स्ट वेव की बात करें तो जितने हमारे जो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो अराउंड 150 या 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जो ये मैनीफोल्ड और PSA प्लांट्स का जो लगाने का जो क्रम है वो चला हुआ है। और भारत सरकार से भी हमें कुछ 6 PSA प्लांट्स और मिले हैं, प्रदेश सरकार भी कुछ कर रही है, CSR के माध्यम से भी कुछ किया जा रहा है।
तो इसमें बेसिकली जो ये जैसे कि अभी जो सेकेंड वेव में हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन एक क्रूशियल फैक्टर रहा है, हालांकि हिमाचल प्रदेश में ये हमेशा सरप्लस रहा है ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑल्सो। तो उसकी जो मैकेनिज्म है डिलीवर करने के लिए बेड साइड, उनको सुनिश्चित किया जा रहा है थर्ड वेव के लिए। और जो इस समय जो हॉस्पिटल्स ऐड किए गए हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वेव इंक्रीज करने के लिए कोविड की अपना जो ट्रीटमेंट को, तो वो डेफिनेटली थर्ड वेव में भी वो सारे जो बहुत मददगार सिद्ध होंगे। 36,000 ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है वैक्सीन की। और जो हमारे 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए पिछले माह 1,07,000 वैक्सीन आई थी और उसके अंदर से 1,04,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और क्योंकि हमारी वैक्सीन वेस्टेज इस जो अभियान है 18 से 44 इसमें भी 0% से कम है। अभी भी हमारे पास 4500 जो वैक्सीन हैं वो 18 से 44 वर्ष की बची हुई हैं। इसके अतिरिक्त हमें इस माह हमें जो वैक्सीन अवेलेबल होनी है इस वर्ग के लिए वो 1,67,180 जो डोजेज़ हैं वो उपलब्ध होनी है। और जो मैन्युफैक्चरर द्वारा जो कम्युनिकेशन आई है वो लगभग 10 जून के आसपास जो ये डिलीवरी है ये स्टेट को हो जाएगी। और जो हमारी अगर यदि हम बात करें जो बाकी वर्ग हैं 45 प्लस या फिर जो हमारे प्रायोरिटाइज ग्रुप्स हैं उनके लिए जो वैक्सीन अवेलेबल, अगर आज मैं मॉर्निंग की बात करूं वो 2,86,000 डोज अवेलेबल हैं। और 2 लाख जो डोज और हैं वो अभी ट्रांजिट में हैं, वो आज शाम तक जो प्रदेश को उपलब्ध हो पाएंगे। सर ये वेस्टेज का कैसे रहता है, वेस्टेज कैसे हो जाती है सर हिमाचल में अगर नहीं हो रही है और राज्य में हो रही है? देखिए इसमें वेस्टेज के 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पे एग्रेसिव मोबिलाइजेशन की जा रही है जो लोगों की, जिसमें जैसे मान लीजिए कि अगर यदि 5 डोजेस भी बचती हैं, यदि हमने 100 लोगों का एक सेशन क्रिएट किया है उसके लिए 10 वायलें दी हैं, तो जो 5 डोजेज अगर बचती हैं और यदि कोई 5 लोग नहीं आए तो भी उसको ऑनलाइन पब्लिश करके सेशन को उन 5 लोगों को भी, ताकि वो जो 5 डोजेज हैं वो भी वेस्ट ना हो। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जा रहा है कि जो वायल्स आ रही हैं उनमें 10 से ज़्यादा डोजेज भी किन्हीं वायल्स में निकल रही हैं, जैसे 11 डोजेज भी निकल रही हैं वायल्स में। तो उनको भी अपना वेस्ट ना करते हुए लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, ताकि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से हम ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर पाएँ उतने ही लोग हमारे जो हैं वो वैक्सीनेट हो पाएँ अवेलेबल डोजेज में। डॉक्टर साहब एक और भी इम्पोर्टेंट बात हिमाचल प्रदेश को लेके है, क्योंकि हमारा जो ट्राइबल एरिया है लाहौल स्पीति, बताया जा रहा है कि उसमें जो जनरल लोग हैं उसमें 100% वैक्सीनेशन दोनों डोजेज के साथ हो गई, और जो 18 से 44 है उसमें भी लगभग एक दौर पूरा हो चुका है। तो क्या स्टेटस है अभी तक? देखिए इसमें जो ये स्टेट ने जो जैसे भारत सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसमें ऑन साइट जो रजिस्ट्रेशन है वो रिकमेंड नहीं की थी, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन बुकिंग को ही रिकमेंड किया था। परंतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से मामला उठाया था और बार बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम में भी ये आग्रह किया था कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है वहाँ पे जो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन है उसको अलाउ किया जाए, और भारत सरकार ने उसको अलाउ किया था। और हमारे जितने भी ट्राइबल और हार्ड एरियाज़ हैं उसमें जो जिला प्रशासन है उसको ये विकल्प दिया गया है कि यदि वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके एक कोहोर्ट को मोबिलाइज करके वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, ताकि जिन लोकल्स को दिक्कत हो रही है हमारी जो इंटरनेट की पुअर कनेक्टिविटी की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है लोग, उनके लिए अपना जो वहाँ पे उचित प्रबंध किए जा सके। और इसी कड़ी में जितने भी हमारे ट्राइबल ज़िले हैं उन्होंने ये जो वैक्सीनेशन की है, जैसे केलोंग में, पांगी में, किन्नौर में भी ये वैक्सीनेशन की जा रही है, जिससे जो वहाँ पे जो हमारे लोकल जो एरिया जो कैचमेंट पॉपुलेशन जहाँ सेशन लगाया जा रहा है उसको सैचुरेट किया जा सके। डॉक्टर फाइनली बच्चों विषय ये भी है कि लोग आसान शब्दों में ये जानना चाहते हैं कि ये जो व्हाट डू यू कॉल दिस SARS-CoV-2 थोड़ा सा आसान शब्दों में लोग जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए SARS-CoV-2 जो एक साइंटिफिक नाम है इस वायरस का जिसकी वजह से कोविड-19 डिजीज़ होती है, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये इसका साइंटिफिक जो वर्जन है वो ये है, जो शॉर्ट में SARS-CoV-2 जिसे बोलते हैं और जिसको आम भाषा में कोविड-19 का वायरस बोला जाता है। वैक्सीन का क्या स्टेटस है सर, जो 18 प्लस के लिए दूसरी डोज आनी है?